गुड इवनिंग। क्या हाल है? कौन कौन मुझे देख पा रहे हैं? है ना, अभी पहले है ना। ओके। क्या हाल है बच्चों? आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ आ रही है क्या मेरे बच्चों? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं देख पा रहा हूँ, बस इसका मतलब कनेक्ट हो गए। सुमित कुमार देख पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, ध्रुव गुप्ता। आंसर 6.98, ठीक है। 2.7 इज आंसर ऑफ होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया, खुश रहो बिट्टू। वाह, हेलो सर, आज जूम से आया हूँ मैं, मनन गंभीर, ठीक है। ओके, कैमरा के पीछे का। ओके। गुड इवनिंग, ठीक है, जय हिंद सर, जय हिंद, राधे श्याम, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो लास्ट क्लास में कौन सा क्वेश्चन दिया था? एक छोटा सा बताओ, जल्दी बताओ मेरे बच्चों। लास्ट क्लास में कौन सा क्वेश्चन छोटा सा दिया था रे बाबा? बताओ बताओ। 2.7, हाँ 2.69 चलेगा, चलेगा, ठीक है। ठीक है सर, जूम क्लास आया क्यों नहीं यार? इधर आ रहा है जूम क्लास, तो मेरे पास तो आ रहा है भाई। आवाज आ रही है? आ रही होगी आवाज भी, क्यों नहीं आएगी भाई? 2.69 इज द करेक्ट आंसर। ओके, सही है, सही है, सही, मतलब मैंने क्वेश्चन दिया था 10 -3m H2 यही दिया था क्या मेरे बच्चों? एक्वस सॉल्यूशन दिया था, ये स्ट्रॉन्ग डाई प्रोटिक एसिड है, यही कहा था मेरे बच्चों, यही कहा था। ओके, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो इससे क्या होगा बेटा? सब बच्चों ने सॉल्व किया होगा। H2A will dissociate into 2H plus ion plus A2 minus aqueous, converting into 2 into 10 raised power minus 3 10 raised power minus 3, ठीक है। तो यहां से मेरे पास H प्लस आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी बेटा 2 into 10 raised power minus 3, and pH, how we define? Minus log concentration of H plus ion 2 into 10 raised power minus 3। सॉल्व करें, क्या आ जाएगा बेटा? 10 raised power minus 3, 3 - log 2। log 2 ऑलमोस्ट 0.3 होता है, 30, हम डेसिमल के दो प्लेस तक ही लेते हैं। तो ये आपका आ गया सर आंसर ऑलमोस्ट 2.7, ठीक है। तो आपका आंसर ये ऑलमोस्ट 2.69 समथिंग, 2.7 मान लीजिए राउंड फिगर में, ठीक है। तो 2.7 आपका आंसर आना चाहिए। ध्रुव गुप्ता, शाबाश, बुक के 50 प्रॉब्लम भी हो गए सर, वेरी गुड। ओके, ठीक है सर। हाउ टू ज्वाइन जूम क्लास? यार तुमको जूम का लिंक मिला होगा बेटा। हाँ, 2.699 बेटा, 2.7 ही होता है, बिल्कुल सही है शिवांश सिंह। ओके, ये आंसर सबका सेम आना चाहिए। अब ये जूम क्लास का आपको लिंक नहीं मिला क्या? बताओ सर, जूम कैसे ज्वाइन करना है बता दो मेरे बैच के लिए। मैंने बैच लिया है। आरव शर्मा, अरे तो लिया है तो तू कनेक्ट हो तो गया मेरे से। अरे तो भाई कनेक्ट हो गया ना, एक मिनट पूछ लेता हूँ, और जूम का लिंक पूछ लेता हूँ। वही, जय, जय, जय कहाँ है? आपको जूम का लिंक आया होगा ना भाई, आपको लिंक आया होगा ना सर, व्हाट्सएप पे मिला है लिंक, ठीक है। सर जूम का लिंक मिला ही नहीं है, ये कैसे हो सकता है यार? अभी बात करते हैं, देखो आपके लिए पूछते हैं भाई। अरे बच्चे पूछ रहे हैं जूम का इनको लिंक नहीं मिला व्हाट्सएप पे। बेटा आपका जूम का एक ग्रुप बना होगा, उसमें लिंक शेयर हुआ है, सर बता रहे हैं हमको यहाँ पे, जो भी टेक्निकल साइड से हैं। जूम पे कनेक्ट नहीं हुआ है, लिंक नहीं आया। जूम का लिंक कहाँ मिलेगा? सर अपना P1 ही अच्छा है, वो तो है ही सही। अरे जूम का लिंक नहीं आया।
शौर्य लिख रहा है पटेल। देखो मेरे पास जूम क्लास में मनन गंभीर है, वो ज्वाइन कर चुका है। शोमांशु जैन है, ये भी ज्वाइन कर चुका है। मैं जूम पे पढ़ के बता रहा हूं, मुझे कोई सपना आ रहा है क्या? बाकी लोग उसी पे ज्वाइन कर लें। लिंक इनको उनके ग्रुप पे आएगा। बेटे तुम्हारा एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बना होगा जूम क्लासेस का, उस पे लिंक शेयर हुआ है, जो व्हाट्सएप ग्रुप में आप आए होंगे। अब उसमें एक बच्चे ने, मनन गंभीर ने अभी हेलो सर लिखा है, वो मैं पढ़ पा रहा हूं, हेलो सर। अब ग्रुप कहां बना है मुझे थोड़ी पता है यार, ये ग्रुप कहां बना है सर? अब शौर्य पूछ रहा है, बताओ। अब मुझे ऐसे थोड़ी पता रहता है यार। अभी एक बच्चे ने टाइप भी करा उसमें हेलो सर। चलो अभी पढ़ाई करते हैं, नहीं तो रह जाएंगे फिर, है ना? कोई नहीं। अरे जूम वाले ने मेरे को लाइव देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं मेरे बच्चों। अगर कोई बच्चा पहली बार आ जाए तो घबराए नहीं, अभी हमने आने की स्टार्ट ही किया है। तो पीछे के जो हमारे 2 लेक्चर निकल गए, 1.5-2 लेक्चर, उनको पढ़ ले आराम से, तो आने के साथ कंफर्टेबल हो जाए। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आज पहली बार भी आया होगा तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे खड़े हुए हैं पीएच कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है? चलिए, ठीक है। अब देखो मेरे बच्चों, पीएच आ जाएगा यहां से। अब आगे बढ़ते हैं। आपने स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच निकाला लास्ट क्लास में, ठीक है। आपने डाइप्रोटिक का निकाला। मान लीजिए पीएच पीएच ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन, ठीक है। आप 2 सॉल्यूशन मिलाए मेरे बच्चों और उसका पीएच निकालें, ठीक है। मान लीजिए आपके पास HCl है, एक एसिड, इसकी मोलारिटी m1 है, इसका वॉल्यूम v1 है। ये ml में है। m का मतलब होता है मोलारिटी, बिल्कुल आपने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ है मेरे बच्चों। साथ में इसमें ऐड कर दिया आपने क्या? HNO3। 2 एसिड को ऐड किया मेरे बच्चों, ये हो गया m2, इसकी मोलारिटी वॉल्यूम v2 ml है, ठीक है। आपने 2 एसिड, दोनों स्ट्रांग हैं, वीक को अलग से पढ़ाऊंगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2 स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्यूशन को मिला रहे हैं, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि दोनों ही H+ देंगे बेटा। HCl किस में कन्वर्ट होगा? HCl विल कन्वर्ट इनटू H++ Cl-, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और HNO3 विल प्रोवाइड H++ NO3-, ठीक है। तो ये भी ठीक है, ओके। तो अब इससे क्या होगा बेटा? मिलीमोल्स इस एसिड, आप जानते हैं मोलारिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूंगा तो मिलीमोल्स आएंगे। तो आपको HCl कितने मिलीमोल्स प्रोवाइड कर रहा है? मिलीमोल्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, एग्जाम में मेंशन ना हो तो इसको 100% आयोनाइज करिए। मिलीमोल्स, ये आयोनाइज हो गए सर। इसने दे दिया M1V1, ये भी M1V1, ये M1V1 और ये M1V1। तो आप क्या करोगे बेटा? दोनों सॉल्यूशन को मिलाया है तो पहले कॉमन सेंस, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया बेटा? दोनों सॉल्यूशन को ऐड करो, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा? V1 + V2 ml, ठीक है। अब हम किस तरीके से H+ आयन की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे? कैसे निकालोगे मेरे बच्चों? कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन रिजल्टेंट सॉल्यूशन, रिजल्टेंट सॉल्यूशन या फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। कैसे निकालोगे मेरे बच्चों? दोनों से आने वाले H+ आयन को जोड़ दो, टोटल मिली मोल्स ऑफ H+ आयन डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये लीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? M1V1 + M2V2, मोलार्ड इंटू वॉल्यूम क्या होता है बेटा? मिलीमोल्स, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? V1 + V2, ये लीजिए। मिलीमोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन ml, मोलारिटी आ गई मेरे बच्चों। तो यहां से आप H+ आयन
रिजल्टेंट सॉल्यूशन के कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में कभी भी ऐसा प्रॉब्लम आए, ठीक है ना, हाँ तो अच्छा इधर M2 ले, ठीक है ठीक है ठीक है, ये छोटी मोटी चीजें आप कर लिया करो रे मेरे बच्चों, ठीक है, थैंक यू। तो ये बेटा HNO3 था, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों H प्लस देंगे, दोनों से आने वाले H प्लस आयन का एडिशन करें आप, डिवाइड बाय, ये एग्जाम में गलती नहीं करनी है, दोनों को ऐड करते बेटे सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो वो हो जाएगा V1 प्लस V2। तो इससे फिर आप पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से, ठीक है। फाइन। तो आप किसी भी दो स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्यूशन को इस तरीके से मिक्स करके पीएच कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इसमें एक बात ध्यान रखनी होती है कि एग्जामिनर कई बार बच्चों को जो है वो बेवकूफ बनाता बहुत आसानी से, और कई बन भी जाते हैं। कैसे? मान लो मेरे पास दो HCl के सॉल्यूशन है, एक की पीएच है 2, एक की पीएच है 3 या 4 या 5 वॉटेवर। तो क्या हम उस सॉल्यूशन की पीएच को सिंपल मैथ से निकाल सकते हैं? जैसे मान लो एक सॉल्यूशन की पीएच है 2, HCl का सॉल्यूशन है, दूसरा भी HCl का सॉल्यूशन, उसकी पीएच है 5। तो अब क्या हमारे सॉल्यूशन की पीएच 7 डिवाइड बाई 2 3.5 आ जाएगी? एक सॉल्यूशन की पीएच है 2, एक की 5, तो 2 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 3.7 3.5। गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा प्रॉब्लम। तो हमें एग्जाम में बहुत केयरफुली सॉल्व करना पड़ेगा। मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं आपके लिए, ठीक है। कैसे बेटा? कैलकुलेट pH of resultant solution formed by mixing of equal volumes of two acids। ठीक है, फर्स्ट है मेरे बच्चों HCl का एसिड, HCl दे रखा है आपको, जिसका पीएच है सपोज 2, ठीक है। दूसरा है आपका, मान लो HBr लिख दिया आपने, वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका पीएच है मेरे बच्चों आपने 5 लिखा। तो हमारा आंसर ऐसे नहीं निकलेगा 2 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, गलत हो जाएगा। इक्वल वॉल्यूम ऐड किए मेरे बच्चों, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम। तो देखो आराम आराम से दिमाग लगाना है अपने को, इंटेलिजेंट तो अपन बचपन से हैं। तो देखो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन यहां कितनी हो गई बेटा? 10⁻⁻²। यहां कितनी हो गई H प्लस आयन की कंसंट्रेशन? दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, 10⁻⁻5। इक्वल वॉल्यूम, ठीक है। दोनों को मिक्स करोगे मेरे बच्चों, दोनों को मिक्स करोगे, टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन का हो जाएगा V प्लस V, 2V हो जाएगा। तो H प्लस आयन, हाउ वी कैन कैलकुलेट ये रिजल्टेंट सॉल्यूशन? कैसे निकालेंगे बेटा? टोटल मिलीमोल्स प्रोवाइडेड बाय फर्स्ट एसिड, ये क्या है बेटा? कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर, ठीक है। इसका वॉल्यूम कितना है? V प्लस 10⁻⁻5 इंटू V डिवाइड बाई 2V। आराम से देख लीजिए। तो इसमें क्या होगा मेरे बच्चों? ये हो जाएगा V कैंसिल, -2 10⁻⁻5 डिवाइड बाई 2। अब आप मैथ्स के ज्ञानी हैं, 10⁻⁻2 में 10⁻⁻5 ऐड करोगे तो कोई सेंस नहीं है। 1000 का फर्क है दोनों के अंदर, तो उसको नेगलेक्ट करो। तो इसको नेगलेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 10⁻⁻5 डिवाइड बाई 2। इस तरीके से आपको एग्जाम में इसका पीएच निकालना पड़ेगा। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या? 0.5 इंटू 10⁻⁻5, ऐसा लिख सकते हैं अपन, ठीक है ना। या इसको आप ऐसा लिख लें 5 इंटू 10⁻⁻6, फिर आप पीएच निकालेंगे इसकी, ठीक है ना। ओके, तो इस तरीके से बात हो सकती है। और अगर मान लो इसका पीएच 3 होता
तो फिर ऐड करने के लायक होता है 10⁻³ समझ रहे हैं आप। तो इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन। मतलब एक सॉल्यूशन से आने वाला H+आयन बहुत कम आया, लेकिन पीएच में फर्क क्यों आ गया? क्योंकि वॉल्यूम डबल हो गया। वॉल्यूम डबल होने से कंसंट्रेशन आधी हो जाती है मेरे बच्चों, तो इसका अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो आराम आराम से देख लीजिए। तो इस तरीके से हम इन एसिड से आने वाले H+ आयन की कंसंट्रेशन को इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये था हाउ वी कैन कैलकुलेट पीएच ऑफ ए रिजल्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे हमने स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच निकालना सीखा है, वैसे हम स्ट्रॉन्ग बेस की पीएच भी निकाल सकते हैं मेरे बच्चों। आ जाइए, लिख लिया भाई साहब? अरे वाह, अब तो बहुत सारे आ गए। ठीक है, अब देखो मेरे बच्चों, पीएच ऑफ रिजल्टेंट या पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन, स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन की पीएच निकालनी। NaOH, NaOH की कंसंट्रेशन है मान लो C। तो एग्जाम में जब तक मेंशन नहीं किया जाएगा बेटा, आप इसको 100% आयनाइज करेंगे। लाइक दिस। ठीक है, तो ध्यान रखना यहां से आप OH- से POH निकाल सकते हो। POH कैसे आएगा बेटा? माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH- है। ठीक है ना? आ जाएगा बेटा। तो अब आपने NaOH की अलग अलग आप कंसंट्रेशन ले लो मेरे बच्चों। ले लेते हैं सर। तो मान लीजिए आपने NaOH का सॉल्यूशन लिया, बहुत बढ़िया सर। अब सेलेक्टेड बात करते हैं क्योंकि अपन ने HCl में काफी डिटेल में बात की हुई है। जैसे मान लो बेटा ये 10⁻⁻4 है, ये 10⁻⁻6 है, ये -7 और ये -8 है। समझ रहे हो आप? तो मैंने आपको पहले जो पढ़ाया था वो लगभग रिपीटेशन पे आ गया। क्या NaOH को मिला रहे हो तो इससे सीधा POH निकाल सकते हो आप। POH आएगा बेटा 4 6 7 8। जैसा मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था उसके अकॉर्डिंग ये गलत हो गया मेरे बच्चों, ये गलत है, गलत आ रहा है पीएच। क्यों? सॉल्यूशन में अगर बेस मिलाया है, हालांकि बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया, तो सॉल्यूशन फिर भी बेसिक होना चाहिए। यहां से आप पीएच निकालेंगे तो पीएच क्या हो जाएगा बेटा? इसका 10, सारी बातें मैंने बोल रखा है, अंडरस्टूड 25 डिग्री पे कर रहे हैं अपन। तो वहां पर पी के डब्ल्यू का वैल्यू सब बच्चों को मालूम है 14 होता है, अब तक याद हो जाना चाहिए। 10, ये कितना हो गया बेटा? 8, ये कितना हो गया? 7, ये कितना हो गया? 6। तो मैंने जैसा सिखाया था उसके अकॉर्डिंग ये गलत है। तो बेस मिला रहे हो तो OH- से POH निकाल लो, POH से पीएच निकाल लो, कॉन्सेप्ट तो वही रहने वाले हैं कैलकुलेशन के। तो पहली बात तो ये हुई कि अगर मैंने वाटर में बेस मिलाया तो सॉल्यूशन बेसिक होना चाहिए भाई। ये न्यूट्रल भी हो गया, एसिडिक भी इससे हो जाएगा। तो लास्ट क्लास में जिन बच्चों ने ध्यान से HCl के लिए पीएच कैलकुलेट करना सीखा था वो समझ जाएंगे कि सर ये वैसे ही केस बनने वाले हैं। अब क्या होगा मेरे बच्चों? NaOH में आप NaOH को आपने वाटर मिलाया है, वाटर इज ए वेरी पुअर इलेक्ट्रोलाइट, पढ़ा आपने, नेग्लिजिबल H+OH- देगा, लेकिन अब वो ऐड करने के लायक हो जाएंगे। तो जो लास्ट क्लास में सीखा था उसका एक तरीके से रिपीटेशन हो रहा है। लास्ट क्लास में HCl आपने वाटर मिलाया मेरे बच्चों, तो कॉमन आयन था H+आयन। अब तुम वाटर में क्या मिला रहे हो? NaOH, तो कॉमन आयन कौन हो गया? OH- आयन। तो वाटर का इक्विलिब्रियम तो फिर भी बैकवर्ड ही जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर जाएगा, तो हम इसकी भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है, हाँ तो ठीक है ना। अरे अच्छा, मैंने कुछ गलत कर दिया, मैं चेक कर लेता हूँ बेटा। अरे अच्छा अच्छा, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी, सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी।
ये गलत कर दिया है, जल्दबाजी में गलत, ध्यान नहीं दिलाया आपने। ये 10⁻⁻² डिवाइड बाई 2 आएगा बेटा, है ना, मतलब ये ऑलमोस्ट 0.5 इंटू 10⁻⁻²। नेगलेट ये होगा बेटा, मैंने गलत लिख दिया था, हाँ, ध्यान नहीं दिया, ये नेगलेट होगा। 10⁻⁻² बहुत बड़ा है, 1000 टाइम्स बड़ा है 10⁻⁵ से, एक बच्चे ने लिख दिया था, वेरी गुड। तो नेगलेट, तो ये आ जाएगा दिस, मतलब ऑलमोस्ट ये 5 इंटू 10⁻³ m, ये कंसंट्रेशन आएगी बेटा। 10⁻² के रेस्पेक्ट में 10⁻⁵ नेग्लिजिबल होता है, ठीक है ना, ओके। हाँ बहुत बढ़िया आदित्य प्रकाश, थैंक यू बेटा। हाँ हाँ, सबने सही लिखा है ना, वो चेक नहीं किया था मैंने ना, ओके। आ जाइए अब इधर, करेक्शन कर लेना बेटा, जिसने करेक्शन नहीं करा हो यहाँ पे करेक्शन कर लें। ओके, अब हम 10⁻⁻⁷m NaOH का pH वैसे ही निकालेंगे जैसे HCl का निकाला था मेरे बच्चों। तो आ जाइए, 10⁻⁻⁷m NaOH एक्वस सॉल्यूशन। अंडरस्टूड, हम सारी बातें 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसा आपने सीखा था, वापस वही बात हो गई मेरे बच्चों कि वाटर का अपना एक इक्विलिब्रियम है, उसमें आप ऐड कर रहे हो किसको, NaOH को। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था बेटा, H2OL कन्वर्टिंग इनटू H प्लस OH माइनस आयन, ठीक है। इसमें अगर आप NaOH को मिलाओगे मेरे बच्चों, तो इसका इक्विलिब्रियम आपका बैकवर्ड जाएगा मेरे बच्चों। क्या जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। बैकवर्ड जाएगा तो आपने कहा 10⁻⁻⁷, मतलब मेरे पास ये जो NaOH है इसको आयनाइज कर दीजिए, Na प्लस OH माइनस, तो ये 10⁻⁻⁷, तो ये हो गया 10⁻⁻⁷, ये हो गया। आप बोलोगे हाँ सर, तो जैसा मैंने आपको सिखाया था, ठीक है ना, ठीक है। तो इस केस में वाटर का जो इक्विलिब्रियम है मेरे बच्चों, आराम से देखिए, ये सिखाया था लास्ट क्लास में कि सर ये जैसे ही आप इसमें NaOH मिलाओगे इसका इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा। तो नया जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा उस पर आप रिवीजन करके आएंगे, वैसा मान के चल रहा हूं मेरे बच्चों। तो यहां पर क्या होगा, इस वाटर से जो OH माइनस आएगा न्यू इक्विलिब्रियम पे, वो कितना हो जाएगा बेटा, X। तो इससे ये X आएगा, लेकिन साथ में इस बार OH माइनस भी तो आ रहा है। आप बोलो कितना आ रहा है, ये हो जाएगा बेटा X प्लस 10⁻⁻⁷। लास्ट क्लास में पढ़ा था, कोई बच्चा भूल गया हो तो याद दिला दूं, फील दिला दूं। H2OL कन्वर्टिंग इनटू H प्लस OH माइनस, आराम से देखो, इसका इक्विलिब्रियम जब होता है तो ये दोनों होते हैं 25 डिग्री पर 10⁻⁻⁷। जो बच्चे भूल गए हैं उनको याद दिला दूं, घर डेली मेरी क्लास के बाद 24 आवर्स में उसका रिवीजन करें, मुश्किल से 30 मिनट में हो जाएगा। इसमें आप जैसे ही NaOH मिलाओगे, उसका मतलब है 10⁻⁻⁷m मिलाया, तो आपका उसी इंस्टेंट पर एज पर गिवन जो मैंने आपको समझाया था, जैसे ही मिलाओगे ये -7 और ये -7 और ये -7m हो गया, है ना। तो ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा, तो यहां हम इसको बोलते हैं एट न्यू इक्विलिब्रियम। ये समझने का एक तरीका है, बहुत सिंपल तरीका। तो ये हो जाएगा मेरे बच्चों X, बैकवर्ड जा रहा है हमारा इक्विलिब्रियम, बैकवर्ड जाने का मतलब है ये, तो ये 10⁻⁻7 से कम हो जाएगा, तो ये X हो गया। ये X प्लस NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है बेटा, वो तो दे चुका है कौन, Na प्लस और OH माइनस, सिखाया था मैं लास्ट क्लास में, वेयर द वैल्यू ऑफ X इज लेस देन 10⁻⁻⁷। Why? Because this equilibrium is shifted in backward direction as per Lee-Childs principle.
तो उसकी वजह से ये 10⁻⁻⁷m से कम होकर x हो गया, ये बैकवर्ड आ रहा है बेटा। तो ये x प्लस 10⁻⁷ ये कहां से आया, NaOH से। ये कहां से आया, वाटर से। वाटर से H प्लस और OH माइनस दोनों बराबर आएंगे, ठीक है। तो ये पार्ट मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इतना दोबारा वापस करने की जरूरत नहीं होती, बट किसी ने लिखना हो तो वो लिख सकता है। अब वापस आ जाओ इधर कि सर KW होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू OH माइनस टोटल। इजी लैंग्वेज में इस बार कॉमन जो आयन है वो कॉमन आयन है मेरे बच्चों OH माइनस आयन। कौन है, OH माइनस आयन। तो ये कॉमन आयन हो गया OH माइनस आयन। ठीक है, तो ये OH माइनस हो गया। अब KW की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 10⁻⁻14। इसको लिखो x प्लस 10⁻⁻7। ये क्या है बेटा, फिर बच्चे भूल गए हो तो, ये है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम वाटर। ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन फ्रॉम वाटर। ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ NaOH। सीधा सीधा कंसंट्रेशन ऑफ NaOH, या ऐसे बोल लीजिए। और OH नेगेटिव आयन कहां से आया था बेटा, NaOH से, जो आपको ठीक लगे। तो ले देकर मेरे बच्चों पहले की तरह आपको दोबारा से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। आप बोलोगे यस सर, तो ये क्या हो गया बेटा, x² प्लस 10⁻⁻7x माइनस दिस इज इक्वल टू 0। तो लास्ट क्लास में हमने जो सॉल्व किया था वो x वापस यहां वही आएगा जो पिछली क्लास में था, 0.618 10⁻⁻7। आराम से देख लीजिए। ठीक है, इजी पार्ट है एकदम। तो यहां पर सीधी सी बात है, जो HCl में आपका pH आया था इस बार वो pOH आना चाहिए। अरे कॉमन आयन पिछले केस में HCl का H प्लस था और इस बार वो कॉमन आयन OH माइनस आयन है। तो जो समझदार बच्चे उनके लिए इसमें कोई खास बात नहीं है। तो जो आपने X निकाला, आप चाहें तो इसी से, X का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, ठीक है ना। ये एक बच्चा है अजय, है ना, थोड़ा कम लिख बेटा, है ना, हाँ ठीक है ना, है ना। तेरे को समझ में आ गया, इसका जरूरी नहीं कि सारे बच्चों को समझ में आता हो, है ना। तू ज्यादा इंटेलिजेंट है तो शांति से बैठ थोड़ी देर, है ना, बाकी बच्चों को सीखने दे अभी, नहीं दोबारा कमेंट नहीं कर पाएगा बेटा, है ना। हाँ, तो यहां से आप चाहें तो pH निकाल लें डायरेक्ट। तो ये pH आएगा 7 माइनस लॉग समथिंग, तो ये आएगा आपका pH इस समय 7.21, है ना। और कोई व्यक्ति मान लो पिछली बार की तरह करना चाहे तो वो क्या करेगा बेटा, कोई व्यक्ति चाहे तो वो OH माइनस ऐड कर सकता है। X की वैल्यू आ गई, OH माइनस में दोनों को ऐड कर दो मेरे बच्चों। इसमें 10⁻⁻7 ऐड करेंगे तो ये OH माइनस टोटल हो जाएगा 1.618 इंटू 10⁻⁻7। तो इससे आज वो pOH आएगा जो HCl वाले केस में pH आया था। तो क्या आएगा बेटा, 6.79। ठीक है, तो IIT पूछता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। पिछली बार H प्लस आयन कॉमन था, इस बार OH माइनस कॉमन है। तो इससे आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, pH प्लस pOH इज इक्वल टू pKW, जो वास्तव में 14 होता है। तो यहां से pH आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 14 माइनस 6.79 मतलब इस 7.21। तो एक तरीके से स्टैंडर्ड केस है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये एक स्टैंडर्ड केस है ना, उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो यहां से ये समझ में आता है कि आपको, आपके पास दिमाग है, आप बोलोगे है सर। तो 10⁻⁻8 MSCl का pH अगर आप सॉल्व करते हैं मेरे बच्चों
तो ये आता है 6.978, मतलब ऑलमोस्ट 6.98। तो ऑब्वियसली अगर आप सेम कॉन्सेप्ट समझेंगे बिना टेंशन के, तो ये समझ में आएगा कि यहां पीएच जो है आपका, ये जो पीएच आया था मेरे बच्चों, वो इस बार यहां पर पीओएच आएगा, वही 6.978, ऑलमोस्ट 6.98, या पीएच आ जाएगी आपकी 7.02। ठीक है, तो बहुत सीधी सी बात है। ठीक है ना सर, जूम का लिंक, अरे यार ये मेरा काम नहीं है, जूम का लिंक व्हाट्सएप पे आया था या सर टेलीग्राम पे और किसी ग्रुप में, प्लीज सर हेल्प मी। अरे भाई मैं कैसे बताऊं, ये आया था आपका जो मुझे बताया गया, व्हाट्सएप पे ग्रुप था उस पे आया था लिंक। ठीक है, ठीक है ना, ओके। तो ये आपने जैसे एचसीएल के लिए पीएच निकाला, वैसे ही बेस के लिए आप पीओएच निकालोगे, वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये लास्ट क्लास में बताया था मैंने। तो जैसे पीएच आ रहा है यहां पर, पीओएच वो का वही आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस है पीओएच आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 14 में से माइनस करके आप आराम से पीएच कभी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, बहुत सीधी सी बात है। किसी का पिछला वाला पार्ट छूट गया, ले भाई पिछला वाला देख ले। तो यहां भी हम एक बात चाहें तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, कि अगर H प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन है, जैसे आपने लास्ट क्लास में लिखा था, सेम वो कॉन्सेप्ट आप यहां पर भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपने बड़ा क्रूशियल केस डील किया है, जैसे जो हमने पहले एचसीएल का डील किया था, सेम आ गया वो, कि सर सेम, इफ कंसंट्रेशन ऑफ OH negative ion from base is less than 10 raised power minus 6 m, then we should consider contribution of OH negative ion concentration from water for accurate पीओएच या पीएच कैलकुलेशन, जो भी आप सीख रहे हैं। ठीक है, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। तो ये जो बच्चे पढ़ते हैं उनको लगेगा सब कुछ रिपीटेशन हुआ है सर, पिछली बार एचसीएल था और इस बार एनयूएच है, वहां पीएच था, यहाँ पीओएच है, और पीओएच अगर आ गया तो 14 में से माइनस करके पीएच निकाल लो आप। तो इंटेलिजेंट बच्चों के लिए इसमें एक तरीके से पूरा का पूरा केस रिपीट हुआ है, नाम चेंज हो गया, पीएच की जगह पीओएच आ गया, स्ट्रॉन्ग एस की जगह स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। ठीक है, चलिए सर, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, कि जैसे आपने एक स्ट्रॉन्ग बेस के लिए पीएच कैलकुलेट करना सीख लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए सीख लिया, बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करेंगे हाउ वी कैन कैलकुलेट pH of a resultant solution of strong acid and strong base solution. pH of a resultant solution of strong acid strong base solution। ठीक है बेटा, जैसे मान लीजिए आपने HCl लिया, उसकी मोलारिटी है m1, इसका वॉल्यूम है v1 ml में, इसमें आप NaOH मिलाएंगे, इसकी मोलारिटी है m2, इसका वॉल्यूम है v2 ml। अब ध्यान रखना है, बहुत सीधी सी बात है, एसिड बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन। तो जो आपको देखना पड़ेगा कौन लिमिटिंग रीजेंट है, कौन एक्सिस में है, प्लस NaOH, क्या बनेगा बिट्टू, NaCl प्लस वाटर।
ठीक है ना। तो ये आ जाएगा मेरे बच्चे। ये कौन लिख रहा है, धारिया कुमार? सर मैं तो किसी ग्रुप में ही नहीं आया। कौन है भाई साहब? कौन है, दिख नहीं रहे क्या है यार सर आगे वाली स्लाइड प्लीज। अरे कौन सी आगे वाली यार, पीछे वाली है ना। अरे एनएच स्ट्रांग होता है भाई, बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो, एनएच स्ट्रांग बेस होता है, उसका इक्विलिब्रियम नहीं मानते हम लोग। वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट था, मोल पढ़ के नहीं आए बेटा। तो जैसे ये रिएक्शन को बैकवर्ड मत कर देना पागलों की तरह, कभी भी स्ट्रांग एसिड बेस है। ठीक है। तो अब क्या होगा बेटा, इन दोनों के मिलीमोल्स निकाल सकते हैं अपन। हाँ आप बोलोगे यस सर। तो सबसे पहले आराम से देखिए, इफ मिलीमोल्स ऑफ एसिड greater than millimoles of NaOH, सीधा मतलब है इसका M1V1 is greater than M2V2, और यू कैन से M1V1 is greater than M2V2। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, अगर HCl के मिलीमोल्स ज्यादा हैं तो इसका मतलब है NaOH फिनिश हो जाएगा, तो H प्लस ही बचेगा। आप बोलोगे यस सर। तो इस सिचुएशन में देन सॉल्यूशन इज, इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा बेटा, देन सॉल्यूशन इज एसिडिक। ठीक है। और पीएच सॉल्यूशन की जो है लेस देन 7 होगी, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि जो एसिड बचेगा वो ही पीएच डिसाइड करेगा। कैसे निकालेंगे वो भी बता रहा हूं मेरे बच्चों। तो अब आपको अगर पीएच कैलकुलेट करनी है तो कैसे कैलकुलेट करोगे बिट्टू, देखो अब आप निकालोगे H प्लस आयन रिजल्टेंट। कैसे निकलेगा बेटा, मिलीमोल्स ऑफ HCl माइनस मिलीमोल्स ऑफ NaOH डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। ऑफ कोर्स ये ml में चल रहा है, तो ये हो जाएगा मेरे बच्चों M1V1 माइनस M2V2 और ये V1 प्लस V2। आराम से देख लीजिए, तो हम बड़े आराम से इत्मीनान से इससे कैलकुलेशन कर सकते हैं, चेक कर लीजिए आराम से। धारिया कुमार, कुमार धारिया सर, स्कूल में मिड टर्म एग्जाम हुआ है, पूरा फोड़ के आ आया हूँ, जेई के पीवाई क्यू डाल रखे थे और बच्चों से आधा भी सॉल्व नहीं हुआ। लिख लिया मेरे बच्चों। तो सॉल्यूशन इस केस में आपका एसिडिक हो जाएगा, और अगर आप पीएच कैलकुलेट करना चाहते हैं मेरे बच्चों तो H प्लस निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस केस में क्या होगा ना, NaOH से खत्म ही हो जाएगा मेरे बच्चों, तो आपके पास जो HCl बचेगा वही डिसाइड करेगा। तो एसिड बेस की न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन होगी। ठीक है। और दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर होंगे तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा मेरे बच्चों। ठीक, आगे चलें। लिख लिया क्या, अरे लिख लिया क्या? तो ऑब्वियसली यहां पर जैसे HCl है, अब आप देखो आपके पास ये मान लो M1V1 है माइनस M2V2, ये तो फिनिश ही हो गया। ठीक है ना। तो ऑब्वियसली आपके पास जो HCl बचेगा वो ही सॉल्यूशन की पीएच डिसाइड करेगा। तो टोटल मिलीमोल्स ऑफ एसिड में से बेस माइनस करो, ये क्या हो जाएंगे बेटा, मिलीमोल्स जो HCl के बच गए, HCl मतलब H प्लस और Cl माइनस, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। ध्यान रखो इन दोनों को आप मिक्स कर रहे हैं, हमेशा ध्यान रखें, दोनों को मिक्स कर दोगे तो इनके वॉल्यूम V1 और V2 क्या हो जाएंगे बेटा, ऐड हो जाएंगे। सिंपल मोल कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है जिसमें हम लिमिटिंग रिएजेंट वाली बात करते थे। ठीक है, आराम से लिख लीजिए। ये कौन है सर, दोबारा एक्सप्लेन कर दो, इतना इजी पार्ट है बेटा, एक्सप्लेन कर तो दिया। एसिड बेस से रिएक्ट करेगा तो H प्लस या HCl ही बचेगा, इसको आप ऐसे बोल लीजिए, ऐसे बोल लीजिए, और HCl रिमेनिंग।
आप ऐसे भी सोच सकते हैं, है ना, जो भी कंसंट्रेशन बचेगी उसकी। मान लो, दोबारा देख लो, सपोज करो बेस ज्यादा है, इफ मिलीमोल्स ऑफ NaOH ग्रेटर देन millimoles of HCl, or you can say M2V2 ग्रेटर देन M1V1। तो इस बार मेरे बच्चों बेस बच जाएगा NaOH, HCl तो खत्म हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में आपके पास, आप चाहो तो मान लो कोई बच्चा बहुत ही ज्यादा वीक हो तो उसके लिख देता हूं मैं, अगर कोई बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीक है तो उसके लिख देता हूं मैं आराम से, NaCl प्लस वाटर। तो मेरे पास इस केस में मिलीमोल्स HCl के तो बचेंगे ही नहीं बेटा, फिनिश। इसके पहले थे M2V2, M1V1 इसमें से माइनस हो गए, ठीक है। ये तो न्यूट्रल सॉल्ट है, इसका कोई, इसमें कोई हमारा इंटरेस्ट नहीं है। HCl के जो मिलीमोल्स थे उतने मिलीमोल्स इसके बन जाएंगे NaCl के, तो कोई टेंशन है नहीं। ये M1V1 बन गया बेटा। अब ये बच गया। और NaOH का मतलब क्या होता है, 1000 बार सिखा रखा है। NaOH का मतलब Na प्लस और OH माइनस, तो यही कंसंट्रेशन, यही मोल्स OH माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। तो जिस बच्चे का दिमाग नहीं चल रहा वो यहां से चला, तो अब लिख OH माइनस इन फाइनल सॉल्यूशन, फाइनल या रिजल्टेंट सॉल्यूशन बेटा। अब वो जिस बच्चे ने पूछा था वो निकालेगा, अब कैसे निकलेंगे, जितना NaOH बच गया मतलब उतना OH माइनस बच गया। कंसंट्रेशन कैसे निकलती है, मिलीमोल्स रिमेनिंग डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको ऐसे लिखो, मिलीमोल्स ऑफ NaOH माइनस मिलीमोल्स ऑफ HCl डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये किस में आ गया, ml में। तो इसको लिखो यहां पर, M2V2 माइनस M1V1 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। तो यहां से OH माइनस रिजल्टेंट निकल जाएगा, आराम से देख लीजिए। सर दिख नहीं रहा था, इसलिए मेरे बच्चे दिशांक को दिख नहीं रहा था, ये क्या हो गया। अच्छा चल, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटू। तो यहां पर मेरे बच्चों सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक। तो ये तो एक पहला केस था। दूसरा केस क्या है भाई साहब, दिस। तो यहां पे लिखता हूं आपके लिए ग्रीन कलर में रिपीट करके, देन सॉल्यूशन इज बेसिक, और सॉल्यूशन का जो pH है वो 7 से ज्यादा होगा बेटा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, अब मेरे बच्चों ये आ गया। अब इस केस में दोनों के मिलीमोल्स अलग अलग थे। अब आप ये सोचो मेरे बच्चों कि अगर मिलीमोल्स एसिड बेस के बराबर हो गए तो क्या होगा, ये तो पुराना पार्ट हो गया है ना, ठीक है आगे चलते हैं। तो इस केस में इफ मिलीमोल्स of HCl is equal to millimoles of NaOH, or you can say M1V1 is equal to M2V2, ठीक है। तो इस सिचुएशन में देन सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, ठीक है ना। तो यहां पर सॉल्यूशन की जो pH है वो बच्चों 7 हो जाएगी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितनी हो जाएगी बेटा, pH 7 हो जाएगी। सर जूम पे कुछ बोल सकते हैं, हाँ बोल तो सकते हैं, पर अभी रहने दो, है ना, अभी समझ जाओ बस, है ना।
हाँ बहुत बढ़िया, तो बहुत इजी पार्ट है ये तो, क्योंकि इसमें क्या दोनों में से कुछ भी नहीं बचेगा बेटा। HCl भी फिनिश हो गया और NaOH भी फिनिश हो गया, और क्या बन गया, सॉल्ट प्लस वाटर, कुछ भी नहीं बचा है इस बार, दोनों बराबर थे, है ना। तो ये भी फिनिश हो जाएगा, ये भी फिनिश हो जाएगा, बस इसके जो मिलीमोल्स हैं वो बचेंगे NaCl के बस। ये न्यूट्रल सॉल्ट होता है, आगे पढ़ाएंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में, NaCl न्यूट्रल सॉल्ट होता है, इसका पीएच से कोई लेना देना नहीं है, मस्त पढ़ा रहता है सॉल्यूशन में। तो इसके मिलीमोल्स हो जाएंगे, या तो M1V1 बोल लो, चाहे इसको M2V2 बोल लो, एक ही बात। हाँ, अगर एग्जाम्पल बोले कंसंट्रेशन ऑफ NaCl क्या होगी, तो आप बोलते सर मिलीमोल्स M1V1 लिख लो, चाहे आप और M2V2 लिख लो, दोनों बराबर हो गए, डिवाइड बाय V1 प्लस V2। ये जरूर कर सकते हैं आप, कि अगर एग्जामिनर पहली बार जेई मेन में नया क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ NaCl, तो बड़ा आसान काम है, M1V1 M2V2 दोनों बराबर है, तो मिलीमोल्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कर दो, NaCl कंसंट्रेशन आ जाएगी, है ना। सर इस वाले सॉल्ट को खा सकते हैं, खा लो कोई दिक्कत नहीं है ना, खाओ खाओ, सोडियम क्लोराइड है। सर क्या आप जूम वाले बच्चे का फेस देख सकते हो, देखिए ना। मैं जूम वाले बच्चे का हाल फिलहाल तो फेस नहीं देख पा रहा हूँ, देख सकता हूँ सर, आप क्या मेरा कमेंट देख पा रहे हो, मितुल गंभीर, हाँ देख पा रहा हूँ। हेलो सर, मितुल गंभीर कोई बच्चा है, उसने जूम पर कमेंट किया है, ठीक है। तो हो गया मेरे बच्चों। मैं चाहता हूं कि सब बच्चे मेरे लिए इनविजिबल रहे हैं, बस अच्छे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, सिंसियर रहेंगे, अच्छी बात है ना। हो गया सर। अब हम अलग पॉइंट पर चलते हैं, वो है वीक कॉन्जुगेट एसिड बेस के लिए बात करना चाहता हूं मैं, ठीक है ना। अभी आपने स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए निकालना सीखा, स्ट्रॉन्ग बेस का सीखा, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस को मिला दें तो क्या होगा वो भी सीख लिया सर। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, क्या कि हम अगर एक वीक एसिड या वीक बेस की पीएच कैलकुलेट करना चाहते हैं, पीएच, तो उससे पहले आपको एक अलग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए, कि जैसे HCl है मेरे बच्चों, है ना, इजी करके बता रहा हूं, नॉलेज के लिए अभी से सीख जाओ, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो इसका जो एनायन होता है, आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज समझा रहा हूं, एनायन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये आगे काम आएगा, कभी जब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे आगे काम आएगा। एनायन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड नॉट रिएक्टेड विद वाटर, ये वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा बच्चा, ठीक है ना, ये रिएक्ट नहीं करता है कभी भी। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है, बहुत वीक होता है, ये रिएक्ट नहीं करता है ना। ऐसे ही अगर NaOH है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखता हूं, ये आगे भी काम आएंगे मेरे बच्चों आपको, कि NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो कैटायन ऑफ Na प्लस जो है, या कैटायन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस लिख दूं, कैटायन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस नॉट रिएक्टेड विद वाटर, सर जूम आर नेसेसरी, अरे कुछ नेसेसरी नहीं, क्या दिक्कत आ रही है सर, 3 दिन में केमिकल इक्विलिब्रियम प्लस क्वेश्चन हो सकते हैं, थोड़ा रिवीजन कर ले मेहनत कर बेटा, हो जाएगा ना, है ना। आहा, एक बच्चा बोल रहा है कि सर V1 V2 नहीं आएगा, आएगा ना बेटा, एसिड बेस को मिलाया, ये मेरे बच्चे मिलीमोल्स हैं बेटा, ये मिलीमोल्स हैं, देखो ये मिलीमोल्स बोलते हैं इनको, और लिखा हुआ है, दोनों बराबर हो गए, ये कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन होती है मिलीमोल्स, ये है बेटा मिलीमोल्स। एक बच्चा पूछ रहा है वॉल्यूम को ऐड करा, वॉल्यूम ऐड होगा, ये है फाइनल वॉल्यूम, तो एकदम करेक्ट है ना, एकदम करेक्ट है, कोई चिंता वाली बात, ठीक है।
मतलब आप इससे ये सीखो कि इजी करके बोल रहा हूं, एनायन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब Cl माइनस को आपको वाटर से रिएक्ट नहीं कराना, नो रिएक्शन। ऐसे ही Na प्लस को आपको वाटर से रिएक्ट नहीं कराना है ना, नो रिएक्शन। ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं करानी। किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड का जो एनायन है वो दोबारा रिएक्ट करके उसको एसिड को दोबारा नहीं बनाना, तो एसिड को दोबारा बना दो। एरो एक तरफ का मतलब होता है रिएक्शन वन साइडेड, दैट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। मान लो कोई बच्चा ऐसे ही कि सर आप कर तो करो से मजा आएगा सर, ऐसे नहीं होता है। मान लो एक बच्चा बोल रहा है, एक मिनट, कि सर HCl देखो, आपने ऐसा लिखा HCl कन्वर्टिंग इनटू H प्लस प्लस Cl माइनस, आप बोलोगे हाँ सर ठीक है, तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है भाई। अब इसमें ऐसे नहीं करना है कि Cl माइनस को आप वाटर से रिएक्ट करा दो और आप बोलो प्लीज मान जाओ ना सर, इससे मैं HCl बना दूं और साथ में मैं यहां OH माइनस लिख दूं। ऐसे नहीं करते हैं बेटा, है ना, इसको बोलते हैं पागलपंती। क्या बोलते हैं? पागलपंती। ये स्ट्रॉन्ग एसिड बोला था आपने, ये एक डायरेक्शन में होगा, दोबारा वापस HCl थोड़ी बनेगा ऐसे यार। एसिड हमेशा जब जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो अगर कॉन्जुगेट बेस में चला गया, वो रिएक्शन दोबारा होकर वापस एसिड नहीं बनेगा, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है ना। ये नॉलेज का पार्ट है, सीख जाओगे धीरे धीरे। अब ये कहां से आ गया? हाँ जी सर, यहां आ गए, अब आगे पढ़ो सर। अब मैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं बात करूंगा वीक एसिड की। किसकी बात करूंगा? वीक एसिड की सर। ठीक है, अब देखो, जैसे हम बात करें फॉर अ वीक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है, फॉर अ वीक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, किसी भी वीक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए, जैसे मान लो मेरे बच्चों आपके पास है एसिटिक एसिड, ठीक है, ये एक वीक एसिड है, इसमें से एक H प्लस माइनस कर दो तो ये हो जाएगा CH3COO माइनस, ये कहलाएगा, ये है वीक एसिड, तो ये है इसका कॉन्जुगेट बेस। ठीक है ना, तो ये दोनों ही वीक होते हैं मेरे बच्चों, दोनों ही वीक होते हैं, ध्यान रखें, इसको बोलते हैं, ये भी वीक होगा। इन दोनों का जो मल्टीपल है, ये एसिड है बेटा, इसको पानी मिलाओगे तो सॉल्यूशन को एसिडिक कर देगा, इसको पानी मिलाओगे तो सॉल्यूशन को बेसिक कर देगा, है ना, दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग चीजें हैं। तो इसका, इसके लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट को बोलते हैं हम Ka ऑफ एसिटिक एसिड, इसके लिए हम बोलते हैं Kb, B फॉर बेस, A फॉर एप्पल नहीं, A फॉर एसिड होता है यहां पर, तो Kc को यहां K और Kb बोलते हैं, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। तो ये जो है Kb ऑफ एसिटेट आयन कहलाएगा बेटा। मैंने आपको ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट में एक बेसिक आइडिया दिया था कि किसी भी वीक एसिड में से अगर आप एक, किसी भी एसिड में से या वीक एसिड में से अगर एक H प्लस हटा दोगे तो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा, तो एसिडिक एसिड में से एक H प्लस हटा दोगे तो एसिड आयन होता है। अभी दो अलग अलग सब्सटेंस हैं, अब ये अलग अलग कैसे बनते होंगे ये भी अलग से बता दूंगा मैं आपको। तो ये दो, इसके लिए K लिखते हैं, उसके लिए K भी लिखते हैं, पहले तो समझो, दोनों ही वीक होते हैं, एक जितना स्ट्रांग होगा दूसरा रिलेटिवली उतना वीक हो जाता है। इसको मैथमेटिकली एक रिलेशन की टर्म में याद रखना है आपको, K ऑफ एसिटिक एसिड, K ऑफ एसिटिक एसिड इंटू KB ऑफ एसिटेट आयन इज इक्वल टू KW होता है, इज इक्वल टू KW होता है। एक जितना ज्यादा होगा, मान लो मेरे बच्चों ये ज्यादा होगा जितना, तो ये उतना कम हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू फिक्स होती है एक डेफिनेट टेम्परेचर पर, लेकिन सिखा रहा हूं कि किसी भी वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है ना, जो कॉन्जुगेट बेस है
ओके, दोनों में से एक का के जितना ज्यादा होगा दूसरे का के भी उतना कम हो जाता है, दोनों ही वीक है। एग्जाम्पल चेंज भी कर सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं हम इसको, यस वी कैन प्रूव, कर देंगे अभी क्लास में, प्रूव भी करेंगे। तो ये दोनों ही वीक हैं, दोनों को पानी में अगर आप अलग अलग मिलाएंगे, इसको पानी मिलाओगे तो बेटा सॉल्यूशन को एसिडिक कर देगा, इसको पानी मिलाओगे तो बेसिक कर देगा। अब सवाल उठता है कि मैं एसिड आयन को कहां से लाऊंगा? तो एसिड आयन आपको मिलेगा अलग से सॉल्ट की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? सॉल्ट की फॉर्म में। जैसे आप एसिटिक एसिड समझते हो, आप बोलोगे बिल्कुल समझते हैं सर। तो ये एसिड आयन कहां से आता होगा बेटा? ये एसिड आयन आएगा CH3COONA, इस तरीके से। ये है सॉल्ट, इसको पानी मिलाओ तो ये पानी में एसिड आयन दे देगा, और वो एसिड आयन अब वाटर से रिएक्ट करता है। धीरे धीरे समझ में आएगा, आराम आराम से ना। ये सॉल्ट है। ये कैसे बनता होगा लेबोरेटरी में, या आप लैब में खुद ही रिएक्शन करवा लो। एसिटिक एसिड को अगर आप NaOH से रिएक्ट कराओगे मेरे बच्चों, तो ये सॉल्ट बन जाता है, जिसका नाम है सोडियम एसिटेट। क्या नाम है बेटा? सोडियम एसिटेट। तो ये एक वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। आप चाहें तो इसको बोलते हैं सॉल्ट ऑफ, चाहें तो ऐसा बोल सकते हैं। ये आगे जाकर मैं आपको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ाऊंगा आयनिक में, उसमें भी आएगा। तो सॉल्ट ऑफ इसको बोलते हैं वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है। तो आप अगर इस एसिड आयन को पानी में मिलाते हो मेरे बच्चों, तो ये CH3COONA अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में कन्वर्ट हो जाता है ना। ये इस तरीके से आपको आगे जाकर जो मैंने भी सिखाया था याद रखना है। इनमें से ये वाटर से रिएक्ट नहीं करता है बेटा। मान लो मैंने पानी में सोडियम एसिड मिलाया, तो ये वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, नॉट रिएक्टेड विद वाटर। ये स्ट्रॉन्ग बेस का कैटायन है बेटा, ये वाटर से रिएक्ट नहीं करता है। ये एनायन है इसका, सॉल्ट का, ये वाटर से रिएक्ट करता है, रिएक्टेड विद वाटर, है ना। ये एनायन है बेटा। ये वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस भी है। एसिड आयन इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिटेट आयन। आराम सुनिएगा, ये दो अलग अलग चीजें हैं। एक बच्चा पानी में एसिटिक एसिड को मिलाए और एक स्टूडेंट पानी में सोडियम एसिटेट को मिलाए, ठीक है। दो अलग अलग बच्चे हैं। जो स्टूडेंट पानी में एसिटिक एसिड को मिलाएगा उसका सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। दूसरा स्टूडेंट जो पानी में सोडियम एसिड को मिलाएगा उसका सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। बेसिक हो जाएगा क्योंकि ये क्या है टेक्निकल लैंग्वेज में, ये है कॉन्जुगेट बेस। किसका? कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिटिक एसिड। तो ये जो एसिड आयन होता है मेरे बच्चों, ये पानी से रिएक्ट कर जाता है और अपने एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, लाइक दिस। तो वीक एसिड को पानी मिलाते हो तो अपने कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट होता है, और कॉन्जुगेट बेस को पानी मिलाओगे तो अपने कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट होता है। दोनों हमेशा एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते हैं। जैसे अगर हम एसिटिक एसिड की बात करें, तो एसिटिक एसिड पानी में कैसे कन्वर्ट होता होगा बेटा? CH3COOH एक्वस कन्वर्टिंग इनटू CH3CO माइनस प्लस H प्लस आयन, ठीक है। तो एसिटिक एसिड अपने एसिड आयन में और H प्लस आयन में कन्वर्ट होता है। दोनों वीक का मतलब है डबल एरो, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा। स्ट्रॉन्ग मतलब सिंगल एरो, रिएक्शन एक तरफ होगी दोबारा नहीं होगी। HCl H प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा IIT में, तो Cl माइनस H प्लस को दोबारा HCl नहीं बनाना है, समझे। वीक है, ये दोनों डायरेक्शन में चलेगा। केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़कर आ रहे हो, ये आपका आयनिक इक्विलिब्रियम का केस है। ठीक है। हाँ भाई, अरे सारे सॉल्ट स्ट्रांग होते हैं भाई, मोल पढ़ के नहीं आए क्या?
स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ऑल डिजॉल्व सॉल्ट्स इन वाटर आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना, वो आगे सिखाएंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। तो ये आपकी नॉलेज के लिए बताया मैंने भी जस्ट। अब मैं प्रूव करूंगा इस रिलेशन को कि कोई भी वीक एसिड है, आराम से देखिएगा, अपन इसको प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। ये भी बता दिया एक्स्ट्रा मैंने आपको, ये तो पहले का मामला चल रहा है। चलो तो यहां पे आ जाते हैं। अब देखो इसको प्रूव करते हैं कि आप अगर पानी में एसिटिक एसिड मिलाते हो, मान लो मेरे बच्चों सामने देखो, तो एसिटिक एसिड वाटर में आयोनाइज होगा। दो तरीके से लिख सकते हो, या तो आप इसको ऐसे लिख लेना, एसिटिक एसिड वाटर में आयोनाइज होकर एसिड आयन बनाएगा और H प्लस आयन बनाएगा। बहुत सिंपल लिखना हो, जैसे आर्नियस सर के हिसाब से एसिड वो जो H प्लस देगा, तो आप ऐसे लिख लेना। और अगर आप ब्रॉन्स्टेन लोरी के हिसाब से लिखना चाहते हैं तो इसको ऐसे लिखना, प्लस H2L CH3CO माइनस प्लस H प्लस H3O प्लस आयन। आयनिक में मेरे बच्चों दोनों एक ही बात है, आयनिक में दोनों एक ही बात है। और जिसको सिंपल आर्नियस सर के हिसाब से अच्छा लगता हो कि सर पीएच को मैं माइनस लॉग H प्लस पढ़ के आया हूं, तू ऐसे लिख ले बेटा। जो बोलता है नहीं मेरे को पीएच मैंने पढ़ा हुआ माइनस लॉग H3O प्लस आयन, मतलब वो पानी में H प्लस आयन को हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में एक्सेप्ट कर रहा है, जो ब्रॉन्स्टेन लोरी ने किया था, वो ऐसे लिख लें। दोनों आयनिक में एक ही बात माने जाते हैं। अब देखो के ऑफ एसिटिक एसिड किसके बराबर हो जाएगा बेटा, एसिटेट आयन डिवाइड बाय एसिटिक एसिड, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, आराम से लिख लीजिए। अब इसी तरीके से पानी में जो इसका कॉन्जुगेट बेस है, अगर आप उसको मिला रहे हो मेरे बच्चों, कैसे मिलाते हैं वो यहां सिखाया, इसको भी आप नॉलेज के लिए लिख के रखना। जो डिटेल बताया मैंने कि ये आप पानी में एक्चुअल में सोडियम एसिड मिला रहे हो, वो पहले इसमें जा रहा है और इसमें जा रहा है, ये पानी से रिएक्ट नहीं कर रहा है, ये पानी में ऐसे रिएक्ट करता है। तो ये अलग से लिख लेना बेटा, ठीक है। वापस पीछे आ रहा हूं। अब देखो ऐसे ही पानी में अगर आप एसिड आयन की बात करोगे तो ये बेस है, ये किसके बराबर हो जाएगा बिट्टू, ये कन्वर्ट होगा अपने कॉन्जुगेट एसिड में प्लस OH माइनस। जो बच्चा सो गया हो बीच में, मान लो गलती से, या चाय पीने चला गया हो, पानी पी रहा हो, कंसंट्रेशन लेवल पुअर हो, पानी में स्ट्रॉन्ग एसिड सॉरी वीक एसिड एसिटिक एसिड को मिलाओगे तो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, ऐसे क्लियर में आएगा। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 चल रहा है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में पानी में अगर आपने सोडियम एसिड पोटेशियम एसिड कुछ मिलाया सॉल्ट, तो उसका एनायन इस तरीके से रिएक्ट करता है, इसको बोलते हैं केबी। क्या बोलते हैं, केबी। तो केबी ऑफ एसिड आयन, तो इसका सॉल्यूशन बेसिक हो जाता है बेटा। कैसे लिखोगे, CH3COOH एक्वस OH माइनस एक्वस डिवाइड बाय CH3CO माइनस एक्वस, इक्वेशन नंबर 2। के और के भी क्या कहलाते हैं बेटा, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, और के बी का मतलब फॉर बेस। ये इसको आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस बोल लो, चाहे आप नॉर्मल लैंग्वेज में उसको आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस या बेसिक कांस्टेंट बोल लो, इसको चाहो तो एसिडिक कांस्टेंट बोल लो, एसिडिक कांस्टेंट, और या फिर आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड बोल दो। दो बच्चे अलग अलग हैं, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं ताकि कंफ्यूजन के लिए जगह नहीं रहे। एक बच्चा पानी में एसिटिक एसिड मिला रहा है, उसके सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम एसिड डेवलप होगा। दूसरा बच्चा पानी में सोडियम एसिड मिला रहा है, उसका इक्विलिब्रियम एसिड डेवलप होगा। बिल्कुल क्लियर चीजें बता रहा हूं। दो अलग अलग बच्चे हैं, दो, एक ने वीक एसिड लिया, एक ने उस वीक एसिड का सॉल्ट लिया,
उस सॉल्ट का जो एनायन है वो वाटर से ऐसे रिएक्ट करता है। इजी लैंग्वेज में ये कॉन्जुगेट बेस है एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड पानी से रिएक्ट करके अपने कॉन्जुगेट बेस में जाएगा, कॉन्जुगेट बेस पानी से रिएक्ट करके अपने कॉन्जुगेट एसिड में जाएगा। इजी लैंग्वेज में ये दोनों वीक होते हैं, एक को मिलाओगे दूसरे में जाता है, दूसरे को मिलाओगे पहले में जाएगा। एचसीएल की तरह नहीं है कि एचसीएल को पानी मिला है H प्लस प्लस Cl माइनस हो गया, अब रिवर्स में वापस रिएक्शन नहीं होती है, नहीं करनी है उसको आईआईटी में, वो स्ट्रांग बोलते हैं उसको। अब इन दोनों को देखो आराम से मेरे बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या देख रहे हो आप? दोनों को मल्टीप्लाई करो मेरे बच्चों, दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? के ऑफ एसिटिक एसिड इंटू के बी ऑफ एसिड आयन। मल्टीप्लाई करो मेरे बच्चों, देखो दोनों को जैसे मल्टीप्लाई करोगे देखो ये कॉमन टर्म कैंसिल हो जाएंगी, ये एसिड आयन इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, क्या आएगा सोचो? दोनों को मिलाओगे क्या आएगा मेरे बच्चों? कॉमन टर्म कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा H3O प्लस इंटू OH माइनस आयन एक्वस। इसी को बोलते हैं मेरे बच्चों KW। क्या बोलते हैं इसी को? KW। लिख लो। बहुत बढ़िया, लिख लो मेरे बच्चों। तो इन दोनों को जैसे ही इक्वेशन नंबर 1 2 से देखो बेटा, ये इससे कैंसिल होगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, है ना? तो आपके पास ये आएगा, इसको बोलते हैं KW। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? KW। तो इसको आप नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं, ऐसे लिखो के ऑफ एसिटिक एसिड इंटू के बी ऑफ एसिटेट आयन इज इक्वल टू KW, है ना? ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, मान लो आपके पास HA कोई वीक एसिड है, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट बेस कौन हो जाएगा बेटा? कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा इसका A माइनस, तो Ka ऑफ HA और Kb ऑफ A माइनस इज इक्वल टू KW के बराबर आएगा, ठीक है ना? वही एसिटिक एसिड को मैं जनरल कर दिया, HA कर दिया, ठीक है। इसको चाहें तो आप ऐसे भी लिखते हैं, और इसको ऐसो किसी को भी लिख लो, माइनस लॉग Ka ऑफ HA माइनस लॉग Kb ऑफ A माइनस माइनस लॉग KW, ऐसे लिख लो। आहा, शुभ्रनील बेटा तू अभी बहुत कमजोर है बेटा, अभी आयनिक पढ़ो पहले। शुभ्रनील ने कुछ लिखा है, बेवकूफ की तरह बातें मत करो बेटा, अभी है ना सीखना बहुत बाकी है आयनिक में, पहले सीखो बेटा, अभी तुम्हें कुछ नहीं आता आयनिक में, है ना? बिल्कुल बेवकूफ हो। वेट करो बेटा, वेट करो, सीखो पहले। ये आ गया बच्चों? तो यहां पर आप इसको ऐसे लिखते हैं मेरे बच्चों, पीके ऑफ HA प्लस PKB ऑफ A माइनस इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा PKW। और आप सबको मालूम है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर PKW की वैल्यू 14 होती है, तो उससे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना? ठीक है ना, ये आ जाएगा भाई साहब। इसी तरीके से आप किसी वीक बेस के लिए भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। किसके लिए बेटा? वीक बेस और उसके कॉन्जुगेट एसिड के लिए भी आप सेम चीजें प्रूव कर सकते हैं, है ना? देखो आप आराम से,
ये लिख लिया होगा आपने, ठीक है, जिसने नहीं लिखा हो लिख ले। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं किसी वीक बेस के लिए। ओके, देखो मान लेते हैं हमारे पास बच्चों कोई वीक बेस है RnH2। कौन है बेटा? RnH2 एक्वस। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनिलीन का नाम सुना होगा, C6H5NH2, इस तरीके से CH3NH2, C2H5NH2, ठीक है ना, एमाइंस वगैरह पढ़े होंगे आपने। तो मैंने जनरलाइज कर दिया RnH2 है। अब इसका कॉन्जुगेट बेस कौन बेटा? इसका इसका कॉन्जुगेट जो बेस है, आई एम सॉरी, ये तो बेस है, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड सोचो। इसका कॉन्जुगेट एसिड होगा मेरे बच्चों RnH3+। क्या होगा? RnH3+। ये कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा। किसी भी एसिड से कॉन्जुगेट बेस पे जाना हो, एक H+ माइनस कर दो। बेस से कॉन्जुगेट एसिड पे आना हो, एक H+ ऐड कर दो, तो ये कॉन्जुगेट एसिड हो गया। तो ये दो अलग अलग बच्चे, एक पानी में RnH2 मिलाएगा, एक RnH3 मिलाएगा। ये कैसे बनता होगा उसका हिंट देता हूं मैं, कि RnH2 एक वीक बेस है, इसको HCl से रिएक्शन कराओगे मेरे बच्चों तो ये बनता है RnH3Cl, ठीक है ना, और प्लस वाटर। तो ऐसे तो सॉल्ट बनता है, तो नॉलेज के लिए हो गया। तो हम पानी में एक्चुअल में RnH3Cl मिला रहे हैं सर। क्या मिला रहे हैं? पानी में RnH3Cl मिला रहे हैं। तो ये सॉल्ट है। ये क्या है? सॉल्ट है। किसका सॉल्ट है बेटा? ये सॉल्ट ऑफ, ये सब हम आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर आगे जाके सब टॉपिक आएगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, उसमें दोबारा से अच्छे से देखेंगे। सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसमें क्या होता है बेटा, एक बच्चा पानी में जब इसको मिलाएगा तो ये जो सॉल्ट है RnH3Cl, लाइक अदर सॉल्ट, इसको पहले हम वाप इसके कांस्टेंट आयंस में कन्वर्ट कर दो। अब जैसा मैंने सिखाया, ये तो पानी से रिएक्ट करता नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन है, नॉट रिएक्टेड विद वाटर। और ये क्या है? रिएक्टेड विद वाटर। कैसे करता है अभी बता रहा हूं। तो RnH3 पानी में इस तरीके से लाया जाएगा। कैसे? सॉल्ट पानी मिलाओ, वो RnH3+ देगा। ये RnH3+ जो है वो आपको अब अपने कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट होके बताएगा। तो दो अलग अलग चीजें हैं। पानी में आप मिला क्या रहे हैं मेरे बच्चों? तो हम पानी में एक स्टूडेंट RnH2 मिलाएगा। ये इस कॉन्जुगेट एसिड का सोर्स होगा कौन? RnH3Cl। उसको मिलाएगा जो पानी में RnH3+ + Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये RnH3+ और RnH2 की रिएक्शन अपने को लिखनी आनी चाहिए। कैसे लिखेंगे बेटा? देखो, RnH2 को पानी में मिलाओगे तो बेस है, तो ये सॉल्यूशन को बेसिक कर देगा। तो ये RnH3+ + OH- बन जाएगा। तो इजी लैंग्वेज में वीक बेस को पानी मिलाओगे तो अपने कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, KB ऑफ RnH2 RnH3+ aqueous OH- aqueous डिवाइड बाय RnH2 aqueous। ठीक है, मान लो ऐसी इक्वेशन नंबर 3, आप बोलोगे ठीक है सर। और जिस बच्चे ने सॉल्ट मिलाया था, तो ये जो RnH3+ है,
RNH2 वाटर मिलाओगे तो अपने कॉन्जुगेट एसिड में जाएगा, और एसिड मिलाओगे तो कॉन्जुगेट बेस में जाएगा। तो बेस मिलाओगे बेटा, ये बेस ही तो है, ये बेस है, तो सॉल्यूशन को बेसिक करेगा। और सॉल्ट जो मिलाया था उसका कैटायन वाटर से रिएक्ट करेगा, जिसको हम कॉन्जुगेट एसिड बोलते हैं। तो ये जिसका नाम ही एसिड है, वो सॉल्यूशन को एसिडिक करना चाहिए, वेरी सिंपल। तो ये दो अलग अलग सब्सटेंस को पानी मिलाने की बात हो रही है। ये मत सोचना कि दोनों दो अलग अलग है। एक बच्चा पानी में RNH2 मिला रहा है, एक बच्चा पानी में RNH3Cl मिला रहा है, ठीक है। तो उस बच्चे का, दूसरे बच्चे का जो RNH3+ है वो वाटर से रिएक्ट करेगा बेटा। ये कौन है? बेस। ये कौन कहलाएगा बेटा? एसिड। ये एसिड है, और टेक्निकली बात करोगे तो इसका कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। किस में जाएगा बेटा? RNH2+, सॉल्यूशन एसिडिक कर देगा, हाइड्रोनियम आयन देगा, ये लो। तो आप इसके लिए के लिख सकते हो मेरे बच्चों, क्या लिख सकते हो? के। ये क्या हो जाएगा भाई साहब? के और RNH3+। इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। आयनिक को डेली क्लास के बाद रिवीजन करें। 2 3 4 लेक्चर निकलने के बाद धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाओगे। जो मेहनती बच्चे हैं उनको इसमें बहुत मजा आएगा। बाकी जो ऑर्डिनरी बच्चा है, जो पढ़ाई वढ़ाई नहीं करेगा, कभी कभार पढ़ेगा, रिवीजन नहीं करेगा, वो साफ हो जाएगा चैप्टर में आगे जाके, है ना। तो 11th क्लास के बच्चों को सबसे डिफिकल्ट टॉपिक 11th क्लास में मोल, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल, आयनिक, गैस स्टेट, सबसे डिफिकल्ट आयनिक ही होता है बेटा, है ना, ध्यान रखें इसका। प्लीज शो लास्ट स्लाइड। तो कोई बात नहीं, यही था पिछला स्लाइड। वो तो निकल गया पहले बेटा, अब क्या देख रहा है? उसको दोबारा देख लेना, अब तुम्हें PDF मिलती है। ये वाला पूछ रहा होगा शायद बच्चा कोई। तो इसलिए हमेशा रिवीजन करें। रिवीजन करने से बहुत अच्छा रहता है, और इसमें रिएक्शन जितना आप हाथ से लिखकर देखते जाएंगे। ये पार्ट थोड़ा अभी आया नहीं है, फ्यूचर में आएगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, घबराए नहीं। बस ये समझ लो कि मैंने सॉल्ट को पानी मिलाया, वो अपने आयंस में कन्वर्ट हुआ। तो ये जो सब्सटेंस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, कि इन्फॉर्मेशन दे दी। ये वाटर से कैसे रिएक्ट करता है वो यहाँ पे बताया मैंने आपको। ये वाटर से रिएक्ट कर रहा है। तो दो बच्चे हैं, एक ने पानी में RNH2 मिलाया, दूसरे बच्चे ने पानी में RNH3Cl मिलाया। ऐसे समझ लो, क्या मिलाया? ये सोर्स है, सोर्स ऑफ RNH3+, ठीक है ना। ये अपने समझ में आना चाहिए। अब तुम आराम से इक्वेशन नंबर 3 और 4 से देखो क्या समझ में आता है। इक्वेशन नंबर 3 और 4 को मिलाओ मेरे बच्चों। तो इक्वेशन नंबर 3 4 में देखो, कुछ कॉमन टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल करो इसको भाई साहब। तो क्या आ जाएगा मेरे बच्चों? बोलो, लिखो अपने आप, क्या आएगा? सॉल्व करो। सर आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री कब पढ़ाएंगे? बड़ा इंटरेस्टिंग सब टॉपिक था, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री के सिलेबस से 2 साल हो गए, हटा दिया गया है, तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, वेरी सिंपल। हमारे न्यूक्लियर केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री हटा दिया गया है बेटा, है ना। अब फिजिक्स में पढ़ोगे बस, हमारे फिजिक्स के सिलेबस बचा है, हमारे में नहीं है। हाँ मेरे बच्चों, इक्वेशन नंबर 3 और 4, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, क्या करोगे बेटा? Ka ऑफ RNH3+, Kb ऑफ RNH2 किसके बराबर हो गया बेटा? अरे कैंसिल करके दिखाऊं? कैंसिल तो कर लोगे। पता लगा कैंसिल ही नहीं हो रहा सर, समझ रहे हो? ये टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगी, करने की जरूरत तो नहीं है भाई साहब, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएंगी ये? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ × OH-, इसी को क्या बोलते हैं बेटा? Kw। तो Ka ऑफ RNH3+, Kb ऑफ RNH2
बहुत बढ़िया। सर अब क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू कर दें आपकी बुक से? बेटा थोड़ा सा वेट कर लो, कर सकते हैं शुरू में, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। बट अभी मैं प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाऊंगा आपको, है ना। अभी मैं अपन नेक्स्ट क्लास से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना भी शुरू करेंगे। ओके, वैसे आप हाँ शुरुआत की मेरी बुक से प्रॉब्लम चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ जी सर, इसको आप रीअरेंज भी कर सकते हैं। क्या क्या लिखोगे? माइनस लॉग के ऑफ आर एन एच थ्री प्लस माइनस लॉग के बी ऑफ आर एन एच टू, ये भी ठीक है सर, इज इक्वल टू माइनस लॉग के डब्ल्यू, क्या बोलेंगे बेटा इसको? पी के ए आर एन एच थ्री प्लस प्लस पी के बी ऑफ आर एन एच टू पी के डब्ल्यू। हाँ, एक बच्चा बोल रहा है सर एक चीज पूछ लूं, बस डांटिएगा मत, कौन है? अर्जुन कुशवाहा। अरुष कुशवाहा। पूछ भाई फटाफट, तू भी पूछ। पूछ ले यार, बच्चा बोल रहा है सर आप डांटना मत। नहीं डांटेंगे, चल फटाफट। ठीक है मेरे बच्चों, तो सब बच्चों को याद हो गया, ये वैल्यू 25 पर याद होगी। पी के डब्ल्यू हमारा जो है एग्जाम में दिया जाएगा 14 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, हो जाएगा वैसा। सर केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर कमजोर हो गया, अब उसे ठीक कैसे करूं? आराम से, बिना शुभम मिश्रा ने लिखा, घबराए नहीं बेटा, अगर ऐसा होगा डांटने वाली कोई बात नहीं इसमें। तुमने टाइम पर प्रैक्टिस नहीं करी, बट अभी मैं बोलूंगा घबराए नहीं। आप क्या करना है बेटा, शुरुआत का पार्ट तो बहुत इजी है, जहां से मैंने कैलकुलेशन ऑफ केपी केसी कैलकुलेट करना सिखाया है वहां से लेक्चर दोबारा सुनना, और आप मेरी बुक से प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर देना। तो आई होप कि आपका चैप्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी बात का मैंने आंसर कर दिया है। आहा सर इतने रिलेशंस क्यों निकाल रहे हैं हम? बेटा आगे काम आते हैं, आईआईटी जेई में, जेई मेन में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो जेई मेन में आपसे जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे बच्चों आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया, मान लो आपको, ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन ये दे दिया, इफ pKa ऑफ एसिटिक एसिड इज, मान लो ऐसे आपको दे दिया, ठीक है, 4.7, देन फाइंड pKb ऑफ एसिटेट आयन, ठीक है, एसिड आयन, ओके, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। बस ये जेई मैन में से क्वेश्चन आ जाते हैं, इजी क्वेश्चन आ सकता है। अब आप सारे बच्चे इसका आंसर कर सकते हैं। आपको एसिटिक एसिड का पीके दे दिया 4.7, मान लो दे दिया एग्जामिनर ने 4.7, अब वो बोलता है देन फाइंड पीकेबी ऑफ एसिड आयन एट 25 डिग्री। तो मैं समझता हूं क्लास का हर बच्चा इसको सही सॉल्व करने के लायक है। क्या आंसर आएगा भाई, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। सर मैं भी पूछ लूं? अरे पूछ ले भाई। मधु सिंह ठाकुर ये क्या बोलता है, सर आप अर्जुन कपूर को जानते हो? अभी अर्जुन कपूर कौन सा वाला यार, फिल्मी स्टार है? हाँ मेरे बच्चों, तो जिस बच्चे ने बोला उसको समझ में आ गया होगा सॉल्यूशन कि सर बड़ा आसान काम है, पीके ऑफ एसिटिक एसिड प्लस पीकेबी ऑफ एस्टेट आयन, ये सारे बच्चों को आना चाहिए ये। किसके बराबर होगा? पीके डब्ल्यू के बराबर। आप बोलोगे यस सर, तो 4.7 प्लस पीकेबी ऑफ एसिटेट आयन, ये हो गया भाई साहब 14। तो आपका आंसर आ जाना चाहिए पीकेबी ऑफ एसिटेट आयन इज 14 माइनस 4.7, 9.3। चेक कर लेता हूं भाई साहब, काफी बच्चों ने 9.3 लिखा है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है और बहुत इजी है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें। और सुने दोबारा से, क्योंकि तुमने अभी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ा नहीं है, तो वो अगर किसी बच्चे को डिफिकल्ट लग रहा हो, आराम सुनना सारे बच्चे, मैं क्या बोल रहा हूं, तो घबराए नहीं। अभी हम वीक एसिड का आयनेशन को सीखेंगे, फिर ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में जो सॉल्ट का आयनेशन हम कर रहे हैं वो दोबारा आएगा, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
अभी सारे बच्चे बस ये ध्यान रखेंगे कि एक वीक बेस और उसके कॉन्जुगेट एसिड का के और के बी का मल्टीपल के डब्ल्यू होता है, बस इतना याद कर लो। अभी अभी हम आगे जब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे तो उसमें आप और डिटेल में पढ़ पाएंगे, ठीक है। सर समय समाप्ति की घोषणा कर दो। वाह पंचम चुग, वाह सर। ये क्वेश्चन है तुम्हारा नालायक। सर सोडियम हाइड्रोक्साइड को सर नरेंद्र अवस्थी हाइड्रोक्साइड बोल सकते हैं क्या? हे भगवान। अरे नहीं बोल सकते भाई, नॉर्मल आदमी नहीं समझेगा, ठीक है। सर आपकी बुक के लेवल 2 के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, क्या करूं? मैंने कभी कहा भी नहीं शुरुआत में कि बच्चों को अभी लेवल 2 करना चाहिए। मैं बोलता हूं बेटा लेवल 1 अभी करो, लेवल 4 करो, फिर अगर समय है आपके पास तो लेवल 3 करो। लेवल 2 जेई मेन से एडवांस के बीच में करना है, रिवीजन के टाइम पे, अभी नहीं। पहले ब्रेन को और डेवलप होने दो। आप इंटेलिजेंट हो मान लिया, पर अभी आप खुद बोल रहे हो भी दिक्कत आ रही है, तो पहले भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और पढ़ो। ब्रेन डेवलप हो रहा है आप सब लोगों का। कई बच्चों को भी लगेगा मेरे से बहुत ज्यादा कुछ हो नहीं पा रहा है सर पीसीएम में, घबराए नहीं। जो सर बोल रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, पढ़ते जाओ। अभी दिस इज द राइट टाइम कि अपन अपनी ग्रास्पिंग पावर को इंप्रूव करें, है ना। ग्रास्पिंग पावर बढ़ाओ मेरे बच्चों। नंबर कम ज्यादा हो सकते हैं, नॉलेज होता है आपको सारी चीज न समझ में आए, फिजिक्स में, मैथ्स में, केमिस्ट्री में, वॉट एवर, घबराए नहीं। जो सर पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ें, उसको रिवाइज करें बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड से। इंप्रूवमेंट आएगा मेरे बच्चों। जेई एडवांस यार दुनिया का सबसे डिफिकल्ट एग्जाम है, सेकंड नंबर का। चाइना का एग्जाम और अपना है। तो यार इतने बड़े एग्जाम को फाइट मार रहे हो और आप बोल रहे हो मेरी बुक की लेवल 2 आपको अगर इजी लगेंगे तो फिर तो मामला खराब हो जाएगा यार। क्योंकि देखो क्या होता है, मैं उससे भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम दे सकता हूं, ऐसी प्रॉब्लम जिनमें सॉल्व करने में 10 15 20 मिनट लगे, कोई सेंस नहीं, वो आईआईटी में नहीं आएंगे। इस कॉन्सेप्ट को किसी भी ऑथर के लिए समझना बहुत जरूरी है कि अब वो बुक क्वेश्चन ना लाए जाएं जिनको सॉल्व करने में 15-20 मिनट लग रहे हैं, 2 3 4 5 मिनट में सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है मेरे बच्चों। हाँ तो ओके सर, तो फिर मैं लेवल 1 और 4 करूंगा। लेवल 1 कर लो, 4 कर लो, और उसके बाद अगर टाइम है तो लेवल 3 करना मेरे बच्चों। पहले लेवल 1, सबसे पहले लेवल 1 करो, देन लेवल 4, फिर लेवल 4, उसके बाद लेवल 3 भी कर सकते हैं साथ, टाइम है तो। लेवल 2 जेई मैन के बाद ज्यादा अच्छा है, ताकि आपको शीट भी रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लेवल 2 कर लेंगे तो ठीक है ना। इस तरीके से करते हैं। हाँ सर क्या ब्रेन डेवलप हो जाएगा, बिल्कुल होना चाहिए मेरे सर। हॉलीडे दे दीजिए। हाँ दिवाली पे हॉलीडे देंगे मेरे बच्चे, दिवाली पे हॉलीडे देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ठीक है मेरे बच्चों। टाइम हो गया, तुम्हारी अगली क्लास का टाइम हो रहा होगा। हाँ दिवाली पे दे देंगे मेरे बच्चे।